हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, इसका हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक नहीं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो है हमारा पहला है परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद परमाणु स्पेक्ट्रम के 2 प्रकार होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया गया है, चलिए कोई नहीं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, फिर से अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, चलिए कोई नहीं जी। हम परमाणु स्पेक्ट्रम पे बात करने वाले हैं। इसके बाद 2 टॉपिक है, वो थंबनेल में आप देख सकते हैं, वो हम कराने वाले हैं। चलिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हम परमाणु स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे, फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे, फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, पहले ही बता दे रहे हैं हम। और मैं बता दूं, परमाणु की संरचना चैप्टर 2 का ये 10th वीडियो है। आज हम सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है परमाणु स्पेक्ट्रम। अब क्या होता है जी परमाणु स्पेक्ट्रम, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते परमाणु स्पेक्ट्रम है क्या। तो यहाँ पे देखिए, हमने सिंपल सा परिभाषा लिखा हुआ है, इसमें एक एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे ना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब, विकिरण मतलब समझ रहे हैं, विकिरण को हम तरंगे भी कह सकते हैं या ओनली किरण भी कह सकते हैं, उससे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहें, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहें, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण विभिन्न प्रकार के विकिरणों से विकिरण होते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण में विभिन्न प्रकार के विकिरण होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, बात को समझिएगा क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ना, वो उनमें बहुत सारी तरंगे होती हैं। मतलब उनमें अलग अलग तरंगे होती हैं, अलग अलग क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। तो ये बात सही है कि नहीं है, बताइए। सबसे पहली लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में विभिन्न प्रकार के विकिरण होते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में अलग अलग तरंगे होती हैं। बिल्कुल सही बात है जी, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये बहुत सारी तरंगों, अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है ना। तो यही बात हम कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण अलग अलग तरंगों इसमें होंगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि अलग अलग तरंगों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है जिसका विश्लेषण कैसे हम करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र की सहायता से किया जाता है। मतलब जिसका विश्लेषण, मतलब जिसका पता हम किससे लगाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप नामक एक यंत्र है, इसकी सहायता से हम पता चलता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसमें बहुत सारे तरंगों से मिलकर बना होता है या बहुत सारे तरंगे हैं। फिर कह रहा है कि इस यंत्र से प्राप्त आलेख को हम क्या कहते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जो देखे, जो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, इससे हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप है, इससे हम क्या कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, इसको जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इससे क्या हमें पता चलता है कि बहुत सारी ये किरणों से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें बहुत सारी किरणें होती हैं। तो जब स्पेक्ट्रोस्कोप से हम देखते हैं ना, स्पेक्ट्रोस्कोप से विद्युत चुंबकीय विकिरण को देखते हैं, तो क्या होता है कि एक आलेख, एक पर्दे पर क्या बनता है, एक आलेख टाइप का, इस तरीके से एक आलेख टाइप का बनता है। वही आलेख से हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण में होते हैं। और उसी आलेख को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ रहे हैं। तो वही लिखा गया है विद्युत चुंबकीय विकिरण में विभिन्न प्रकार के विकिरण होते हैं, अलग अलग विकिरण होते हैं, जिनका विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र की सहायता से किया जाता है। और इस यंत्र से प्राप्त आलेख को ही हम क्या कहते हैं, आलेख को ही क्या कहते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गए, ये बातें हैं। अब देखिए, जो परमाणु स्पेक्ट्रम है, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम
यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, यह ध्यान से समझिएगा। सॉरी, हाँ जी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब अब सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम को हम समझेंगे। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर इसको पढ़ूंगा ना सब समझ में आ जाएगा। तो कहा जा रहा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में कि जब कोई स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को प्रिज्म के अंदर से गुजारा जाता है तो प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गए? यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ये एक स्रोत है, ये क्या है जी, ये एक स्रोत है। इसी स्रोत को हमने नाम क्या दिया है, इसी स्रोत को हमने नाम दिया है उत्सर्जित प्रतिदर्श, ठीक है ना। इस स्रोत का क्या नाम दिया है, उत्सर्जित प्रतिदर्श गए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जब किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले, अब देखिए ये एक स्रोत है हमारा, इस स्रोत से क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित होने वाला विकिरण। अब देखिए यहाँ से एक किरण निकल रही है, अब वो किरण सबसे पहले स्लिट एक यंत्र है, इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, इस छिद्र से ये निकलता है, इस तरीके से जाता है जी, जाकर ये जो हमारा जो प्रिज्म है, प्रिज्म को हमने उल्टा बनाया है, तो इस प्रिज्म से टकराता है, और टकराता है उसके बाद यहाँ से बहुत सारी तरंगें निकलती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, प्रिज्म से टकराती हैं, तो वो 7 रंगों में मोस्टली ऐसे कहा जाता है कि विभक्त हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी तरंगे यहाँ से विभक्त हो जाती है, बन जाती हैं, और वो क्या होता है, एक पर्दे पर क्या होता है, एक पर्दे पर या सूचक पर क्या होता है, एक क्या करता है, चमक उत्पन्न करता है, और वहीं पर उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम कह देते हैं। समझ रहे हैं, मतलब एक आलेख यहाँ पे बन जाता है। तो वही बात कह रहा है कि जब किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरण प्रिज्म के अंदर से गुजारा जाता है, प्रिज्म के अंदर से हम गुजारते हैं, तो प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को, तो एक पर्दे पर प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे ना, बिल्कुल बना लेंगे जी। चलिए अच्छी बातें बना लेंगे। तो अब हम जानेंगे उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला है सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा है बेंड स्पेक्ट्रम, और तीसरा है रेखीय स्पेक्ट्रम। अब सतत स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लगातार स्पेक्ट्रम हो रहा है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें रंगों का लगातार क्या होता है, पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सतत रूप से क्या होता है, पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। मतलब इसमें सतत रूप से, यहाँ पे एक भी खाली नहीं रहेगा, इस तरीके से सतत रूप से पट्टिकाएं प्राप्त होंगी। पट्टिकाओं का मतलब जैसे अगर मैं ऐसे समझा दूं, जैसे कि सपोज दैट अगर ऐसे कहें हम, ओहो क्या हो गया भैया, जैसे सतत रूप का मतलब मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ आपको, जैसे देख लीजिए ये एक है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हमने लिया, फिर से एक और पट्टिका ये है, ये हमारा इस तरीके से ऐड हो गया यहाँ पे ही, ठीक है, बिना गैप दिए ही, बिना कोई गैप दिए ये यहाँ पे हो गया दूसरे कलर का। फिर ये तीसरा हमारा चला गया इस तरीके से, फिर ये भी बिना कोई गैप दिए ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी तरीके से ये सब भरते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसमें रंगों का लगातार पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं, मतलब रंगों की लगातार इसमें पट्टिकाएं क्या होंगी, प्राप्त होंगी। तो उसी को हम सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे कि लैंप हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य का स्पेक्ट्रम हो गया। समझ रहे हैं ना, ये आपको याद रखना है। फिर आता है बेंड स्पेक्ट्रम। बेंड स्पेक्ट्रम का मतलब कि इसमें अति व्यापक रेखाएं बेंडों की श्रेणी में होती हैं।
जो अति व्यापक जो रेखाएं होंगी वो बेंडों की श्रेणी में होंगी। जैसे कि एग्जांपल याद रखेंगे, अणुओं का जो स्पेक्ट्रम बनता है ना वो इसी प्रकार बनता है कि उसका अति व्यापन जो रेखाओं का बेंडों की श्रेणियों में होता है। ठीक है ना, मतलब बेंड स्पेक्ट्रम क्या होंगे, जो अणुओं का स्पेक्ट्रम बनता है वो बेंड स्पेक्ट्रम के रूप में बनता है, केवल याद रख लेना है। अगला आता है रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो यह स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, सतत नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, इनके बीच काले काले स्थान पाए जाते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे ये है, तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे कह दिया गया कि इस स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है सतत नहीं है, ठीक है, इनके बीच बीच में काले स्थान पाए जाते हैं। देख रहे हैं ना, बीच बीच में काले स्थान है, तो काले स्थान पाए जाएंगे, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये किस तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, वो रेखीय स्पेक्ट्रम ही होता है। नोट में एक पॉइंट्स केवल याद रखना है कि वर्षा के बूंदों द्वारा बनने वाला जो इंद्रधनुष सतत स्पेक्ट्रम होता है। वर्षा की जो बूंदें होती हैं ना, जिससे इंद्रधनुष बनता है, आप देखे भी होंगे बरसात के दिनों में, तो वहां उसी को वहां पे क्या होता है, सतत स्पेक्ट्रम द्वारा वो प्राप्त होता है। समझ के होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखिए परमाणु स्पेक्ट्रम जान लिए, उसके एक प्रकार हमने जाना उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब हम जानेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को हम समझाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। पहले मैं एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा समझ में आए। तो कह रहे हैं कि जब श्वेत प्रकाश से किसी अवशोषण प्रतिदर्श में से गुजारा जाता है, तो उसके आर पार जाने वाले प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर पर्दे पर प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को उस प्रतिदर्श का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना, इनके अनेक काली रेखाएं दिखाई देती हैं, मतलब इनमें अनेक काली रेखाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि उस स्थान पर आने वाले तरंगदैर्घ्य का विकिरण के प्रतिदर्श द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ, ऐसे थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे ये क्या है, सबसे पहला हमारा श्वेत प्रकाश स्रोत है। अब इस श्वेत प्रकाश स्रोत से एक किरण निकल रही है, ठीक है ना, एक किरण निकल रही है, इस प्रकार ये किरण निकली। अब ये किरण को हम अवशोषण प्रतिदर्श से गुजारते हैं। अवशोषण प्रतिदर्श क्या होता है, एक बीच में छोटा सा छिद्र होता है। अब ये अवशोषण प्रतिदर्श क्या है कि इससे बहुत सारी किरणें निकलेंगी ना, ठीक है, बहुत सारी तरंगे निकलेंगी, उसमें से कुछ तरंगों को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और कुछ तरंगों को फिर आगे भेजता है। तो कुछ तरंगे आगे फिर से आती हैं और स्लिट से फिर से आर पार होते हुए प्रिज्म से टकराती हैं। अब प्रिज्म से फिर से ये बिखर जाती हैं सभी तरंगे। अब बिखर कर ये एक पर्दा या संसूचक या सूचक पर क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब वो स्पेक्ट्रम कैसे होगा कि बीच बीच में खाली स्थान होता है, मतलब सतत नहीं होता है, और उसी को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब यहाँ इस पर्दे पर इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे प्राप्त होता है। तो वही बात है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा गया है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी अवशोषण प्रतिदर्श से गुजारा जाता है, तो उसके आर पार जाने वाले प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर पर्दे पर प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को प्रतिदर्श का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब कह रहा है जब कोई श्वेत प्रकाश को अवशोषण प्रतिदर्श से गुजारा जाता है, जब कोई श्वेत प्रकाश को अवशोषण प्रतिदर्श से गुजारा जाता है, तो क्या होता है, उसके आर पार जाने वाले प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर, उससे आर पार जाने वाली प्रकाश किरणों को प्रिज्म से गुजारने पर क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रम, इस पर्दे पर प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, उसी स्पेक्ट्रम को
उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिदर्श का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे जो अवशोषण प्रतिदर्श है इसी का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब श्वेत प्रकाश को अवशोषण प्रतिदर्श से गुजारा जाता है तो वह प्रिज्म से टकराकर पर्दे पर क्या होता है, पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं उनके अनेक काली रेखाएं दिखाई देती हैं, मतलब ये जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें बीच बीच में काली स्थान दिखाई देंगी। फिर कह रहे हैं क्योंकि उन स्थानों पर आने वाले तरंगदैर्घ्य की विकिरणों के प्रतिदर्श द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि इसके स्थान पर भी कोई तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण आते हैं, मतलब तरंगदैर्घ्य वाले अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले तरंगे यहाँ पर भी आती, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, परंतु जो यहाँ पे तरंगे आने वाली थी वो तरंगे क्या हो गई, ये अवशोषण जो प्रतिदर्श है इसके द्वारा सोख ली गई है, इसीलिए यहाँ पे खाली स्थान है। समझ रहे हैं, मान लेते हैं 10 आने वाला था और यहाँ पे 4 कोई खा लिया तो यहाँ पे 5 ही 6 ही आ पाए हैं। तो यही बात है, अवशोषण स्पेक्ट्रम हमने कहा था ना कि इससे बहुत सारी तरंगे निकलेंगी, तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम कुछ तरंगों को अवशोषित कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे खाली स्थान इस तरीके से बच रहे हैं काले रंग के। तो वही लिखा गया है क्योंकि उन स्थान पर आने वाले तरंगदैर्घ्यों के विकिरण, मतलब तरंगदैर्घ्य वाले किरणों को प्रतिदर्श द्वारा, जो अवशोषण प्रतिदर्श द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसको लिखने के बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा। तो ये था हमारा परमाणु स्पेक्ट्रम और उसके 2 प्रकार, जो हमने जाना, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप सर्च करके पढ़िए, जैसे कि अवशोषण स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा है तो लिखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई कीजिएगा। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको बता दूं और 2-3 टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका ये चैप्टर का 1 शॉट वीडियो हम एक वीडियो ला देंगे। उसके बाद इस चैप्टर के आगे हम बढ़ेंगे और आगे का कुछ मेरा स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं कि कैसे आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाए कि क्लास 12th में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो वो हम चला रहे हैं, उसको अभी हम आपको बता देते हैं। ये पहले चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।